थी और आई थिंक मोडासोनिक की नहीं थी। तो ये दो मशीनें जो हम लोगों को दिखी थी वो एग्जामिन किया गया था। क्या प्रॉब्लम मिली थी, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। बैटरी चार्जिंग एडिक्वेट नहीं हो रही थी। 60% तक अगर चार्जिंग है तो कुछ देर बाद ये गलत रिजल्ट देने लगेगी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो कहते हैं साहब हमारे पास दो बैटरी के सेट नहीं है, हमें चार्जिंग के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, हम घर पे ले जाके चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आया चार्ज करना ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हाँ, अगर उन्हें दो सेट बैटरी नहीं है तो दो सेट बैटरी अरेंज कराई जा सकती हैं। दीज आर नॉट ए वेरी कॉस्टली अफेयर, इम्प्रेस से ही हो जाएगा ये काम। और ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो SRT DRT है उसको वो लोग आसपास जो भी लेवल क्रॉसिंग मिलती है जहां पे उन्होंने काम खत्म किया वहीं पे रख देते हैं। इसमें ये नहीं है कि उसको उन्हें शिफ्ट करके वापस हेडक्वार्टर ले जाना है। एंड अगेन दे कैन कीप दिस चार्जिंग, घर पे ले जाके चार्ज कर सकते हैं या उनका खलासी ले जाएगा हेडक्वार्टर में चार्जिंग में लगा देगा और दूसरी सेट बैटरी वो लाके मशीन में लगा के अगले दिन काम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट वेयर गुड, ट्रॉली वेयर गुड। प्रोब शू, यहां पे ध्यान देखने की बात है। प्रोब एंड शू आपको ट्रॉली में दिखाया होगा कि जहां पे प्रोब रेल के ऊपर बैठता है वो अरेंजमेंट, उसमें अलाइनमेंट सही करना चाहिए और उसमें स्प्रिंग से उसमें जो प्रेशर लगाते हैं वो सही होना चाहिए। तो ये चीज जो था, तीन मशीन में से दो का ठीक था, एक का ठीक नहीं था। जस्ट इमेजिन कि जब इतनी हाई लेवल की टीम जाके इंस्पेक्ट कर रही है और वो मटेरियल लेके आ रहे हैं, इवन देन दे आर नॉट एबल टू मेंटेन इट। इसका माने वास्तव में अगर उनका होगा तो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में होगा। यहाँ पे कुछ तो ठीक करके लाए होंगे। देन अलाइनमेंट कम लिफ्टिंग सिस्टम, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार रेल में वियर होता है या इसका लेटर अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो ये भी ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता है। ऑडियो सिस्टम उनका साउंड कर रहा था लेकिन वो लोग ज्यादातर बंद कर देते हैं, ये ध्यान देने की है। वेल टेस्टर की चार्जिंग ठीक थी, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ठीक था, ऑडियो सिस्टम ठीक था, ये कंपेरेटिवली कम इस्तेमाल होता है। एक्सेसरीज में IIW ब्लॉक, कुछ लोगों के पास IIW ब्लॉक जो था वो बहुत ही चमकदार, एकदम ऐसा लगा हुआ था कि जैसे अभी पैकिंग से खोल के तुरंत लेके आए हैं। ग्रीस भी लगी हुई थी उसमें जो सप्लाई के समय आई थी। और कुछ IIW ब्लॉक ऐसे लगे थे कि जैसे बुरी तरह से रस्टेड हैं, जंग लगा हुआ है उसमें, दे हैव नॉट बीन यूज्ड, किसी कोने में या कहीं फेंक दिया गया है, वो पड़े पड़े खराब हो रहा है। सो दैट टाइप ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन। फिर उसके बाद प्रोब की सप्लाई गुड थी, बैटरी की सप्लाई इज गुड बट स्टिल दे वर कंप्लेनिंग दे डोंट हैव डबल सेट ऑफ द बैटरी। सो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने की है। मेंटेनेंस प्रैक्टिस वाज कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी देयर मशीन इज बीइंग मेंटेन्ड बाय सम OEM, तो वो ध्यान देने की बात है। नाउ 0 डिग्री प्रोब के लिए स्टील ब्लॉक वाज अवेलेबल, एंगुलर प्रोब के लिए IIW block was used. Condition I have already told you. Blocks were available but without any validation certificate. It was apparent that they were not in use. However, operators were proficient in doing calibration. उन्हें आ रहा था calibration करना. But recording was bad. Rail test piece was available and वो लोग काम कर पा रहे थे। लेकिन इसके बाद भी और जगह मैंने देखा था, कई जगह रेल टेस्ट पीस भी प्रॉपर नहीं थे। Weld test piece was available but it was not as per the USFD manual provisions. जो ये वेल्ड टेस्ट पीस थे they were not confirming, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा था कि जैसे लोकली वेल्ड लेके उन्होंने उसमें ड्रिल वगैरह करके बना दिया है, बट इट इज नॉट देयर। जो
रेल टेस्ट पीस या वेल्ड टेस्ट पीस बनाए जाते हैं, उसमें जो भी होल होता है दैट इज बीइंग डन इन अ प्रिसाइज मैनर यूजिंग सम electrical type of discharge machine. It's a very typical type of arrangement. इसमें नॉर्मल ड्रिल बिट लगाने से नहीं काम चलता है, उसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती है, उसमें बहुत सी बरिंग वगैरह रह जाती है, तो वो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। इसके प्रॉब्लम क्या आती है कि सेंसिटिविटी सेट करने में मिलेगी बट आसानी से नहीं मिल रही थी, एंड इट वाज हैविंग अनरीजनेबल गेन विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो दैट इज वाई स्टैंडर्ड वेल्ड टेस्ट पीस को ओईएम को दे के उससे ड्रिल करवा के या उससे होल करवा के मंगाना जरूरी है। अभी वो कैसा होता है आगे देख लेंगे। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक दोबारा रिपीट किया है इसमें। सो IIW block was a concern. Record keeping was very sketchy without a specific value, like yes, okay, not good, not bad, something like that. Few operators were able to check all the characteristics while others were unable to do so. Characteristic checking भी उनकी बहुत वीक थी, इसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। और some of the operators were even unable to explain the procedure orally, तो उन्हें आता ही नहीं है। तो इसके लिए जो आपको हैंड्स ऑन वर्कशॉप कराना पड़ेगा, इंचार्ज यूसीटी ऑपरेटर जो है उसको थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, वो फील्ड ऑपरेटर को जाके रिलीव करे, उनका काम देखे, मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स चेकिंग वगैरह प्रॉपरली रिकॉर्डेड हो, उसको इंचार्ज ऑपरेटर वैलिडेट करके देखे। तो इस तरह के काम होगा। और यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई डू टेस्ट चेकिंग, यानी एक डिवीजन का यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई दूसरे डिवीजन की चेक करके देखे तो उन्हें उसमें कॉन्फिडेंस आता रहेगा, सभी को समझ में आता रहेगा कि क्या हो रहा है। ये वाला टेम्परेचर गेन के लिए जो आपको भी बताया मैंने, ये लोग प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, इसको करना पड़ेगा। दिस चेकिंग इज नॉट बीइंग गिवन अ ड्यू importance and records were not being maintained religiously by majority of the operators. लेकिन उसकी ये कंप्लेन आपको करेंगे, साहब वो गर्मी हो जाती है तो ठीक से रिकॉर्ड नहीं आता है, उसका जो तरीका दिया है वो करना चाहिए। एक और चीज में मिला था कि ऑल दी ऑपरेटर्स वेयर प्रोफिशिएंट इन पिकिंग एंड आइडेंटिफाइंग द रियल फ्लॉस। फ्लॉ पकड़ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि उसकी कैलिब्रेशन सेंसिटिविटी कितनी सही है, इक्विपमेंट है या नहीं, फ्लॉ पकड़ लेते हैं। बट सम ऑपरेटर्स वेर फाइंडिंग डिफिकल्ट इन हैंड प्रोबिंग इंक्लूडिंग टेंडम रिग। ये जब वेल्ड की बात आई देन दे आर वेरी वीक, वहां पे उनके अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें जो सॉफ्ट ग्रीस का इस्तेमाल हो रहा है दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, कुछ ज्यादा इस विस्कस थे जो फ्री मूवमेंट नहीं होने दे रहे थे, कुछ में इवन यू कैन फाइंड द सम grains are there. Another problem is that they were preserving the A scan only for IMR defects. Now IMR defect has been removed in 3 days, so you cannot make any use of A scan. It is only to save that they have removed the correct defect, that's all. So A scan का OBS का डिफेक्ट बनाना या रखना जरूरी है, जो काम ये लोग नहीं कर रहे थे। अब इसको उन्होंने रीजन क्या दिया है कि हमको टाइम कम रहता है, जबकि मशीन में जो डाटा फीड करने में शुरू में उसको सारे डिटेल देने हैं, किस दिन मैंने काम शुरू किया, कितने किलोमीटर से काम किया, कौन सा सेक्शन है, क्या रेल है, ये सारा डाटा उसे फीड करना है। और इसको लगाने में 5-7 मिनट लगेगा शुरू में। आफ्टर दैट ही हैज टू मेक वेरी फ्यू एंट्रीज, इट विल टेक हार्डली 2-3 मिनट्स। So there is no way that it is taking time. Every time if he has to do, yes, it will take 10 to 15 minutes. I agree, but it is not like. So he may show you कि साहब ऐसा करने में 10 मिनट लग जाता है, मैं कैसे चेक करूंगा, but it is not like that.
So एक इंटरनल ऑडिट का सिस्टम प्रपोज किया था, because this presentation was given in IPWE seminar, and it was not a mandatory nature to any of the division or the zonal railway. So this was the typical thing. The position of our supervisor is good to some extent, but they are also not very good when it comes to the well testing, when it comes to hand probing. तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा, और इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि आप लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह से सीखें. Now we are going to talk about testing of AT welds. So before testing of AT welds, we have to do the calibration, and after calibration we have to do sensitivity setting. So that item we are going to discuss now. So what are the accessories required? Digital weld testing equipment that we have already seen, we are much aware about it. Then 0 degree normal probe, then 45 degree probe, then 70 degree probe, then cables for their connection, then tandem ring, then 70 degree side looking probe. These are the special kind of probes that is moving horizontal, but it is having an angle so that it can look toward the center of the rail. Then standard test piece, ये वेल्ड का स्टैंडर्ड टेस्ट पीस है. इसमें 2 होल यहाँ पे, एक इसके फुट में 3 होल होते हैं, 3 या 4 होल होते हैं, और ये सॉफ्ट ग्रीस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज इट गिव्स द एरर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड टेस्ट पीस. इसमें ये 3 mm डाया के थ्रू होल है. एक हेड रीजन में है, एक फुट रीजन में है, और एक इसमें हाफ मून डिफेक्ट बनाया गया है जो फुट रीजन में है, वेल्ड के लोकेशन पे. 5 mm रेडियस का और 2 mm विड्थ का ये हाफ मून डिफेक्ट बनाया जाता है. So all these defects, they have to be etched properly. All the surface has to be very smooth. If it is not there, then it creates problem. At the same time, these defects should be made in the same type of weld which is available at the site. तो typically जो USFD PWI के पास, आपको सभी USFD PWIs के लिए ये वेल्ड डिफेक्ट के स्टैंडर्ड पीस अवेलेबल कराने हैं. जो इसका ज्यूरिडिक्शन है उसमें ज़्यादातर जिस तरह के डिफेक्ट हैं, जिस वेल्ड हैं, जिस कंपनी के हैं, 25 mm के ज़्यादातर होंगे, और जिस कंपनी के हैं, अगर ITC के हैं तो ITC वाला वेल्ड लेके उसमें बनवा लीजिए. If it is not there, then probably everybody will be having a problem. This is how it looks. Now, based on these defects, artificial defects, we are going to set the sensitivity. So sensitivity setting is to be done once in the 3 days. Again, because weld testing, the practice will be, sometimes it is the same USFD operator does the weld testing for the section, and sometimes there is a different USFD operator for weld testing. So they go independently. Only thing point to be understood here, if weld testing has been sensitivity set few days back, and after that you are not conducting work for 1 week or 2 weeks, and then again you are going for weld, then it is to be again done.
So life of sensitivity setting is 3 days. That is point to understand. And whenever you are doing sensitivity setting, then it has to be done individually for all the probes. 0-degree probe, normal probe, 70-degree probe, 45-degree probe, then for the testing rig, then for the tandem probing, then for the side looking, all type of probe has to be done. नॉर्मल प्रोब के लिए कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, दैट इज द सेम वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर रेल टेस्टिंग, बिकॉज इट इज फॉर प्रोब, नॉट फॉर द प्रोसीजर. प्रोसीजर इज डिफरेंट. नाउ सेंसिटिविटी सेटिंग के लिए इसी वेल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट पीस के ऊपर वेल्ड के वेल्ड रीजन में हेड में जो भी ये 3 mm डाया का होल बनाया गया है, उसके ऊपर हम कपलेंट लगा के प्रोब को रखेंगे. एंड देन जो भी सेटिंग किया था हमने कैलिब्रेशन के समय, उसको रिकॉल कर लेंगे. एंड देन echo from 3 mm dia hole will be appeared on the screen. Now रेंज अगर इसकी हमने 200 mm रखा है तो अकॉर्डिंगली इट विल अपीयर. 25 mm पे है तो 1.25 डिवीजन पे आएगा ये. Now you have to move the probe left and right. Very little movement is required so as to obtain the maximum peak. और जो maximum peak आती है यहाँ पे, जैसे अभी 38 mm की आपको दिखाया जा रहा है, रखने के बाद उस पर गेट लाया 38 mm 38 यूनिट दिख रहा है, उसको हम बढ़ा के 60% कर देंगे. तो गेन बढ़ा के उसको हम 60% पे ले आएंगे. So this has become an comparison. यानी if you try to understand, यहाँ पे थोड़ा सा इसका लॉजिक अगर समझने की कोशिश करते हैं तो से ये रेल हेड है और इसमें ये 3 mm का ये होल हमने ऐसे थ्रू मारा है और यहाँ पे मैंने प्रोब रख दिया. देन आई विल एबल टू स्कैन दिस मच ऑफ द एरिया. सो इफ आई स्कैन देन व्हाट इज हैपनिंग, दिस 3 mm, ये जो इसका 3 mm डाया का होल है, यानी इसका माने 3 mm मल्टीप्लाइड बाई ये जो प्रोब की साइज है, इट इज 20 mm बाई 20 mm का प्रोब है ये, या 20 mm डाया का प्रोब है. तो रफली इसमें जो लेंथ आएगी ये 20 mm की होगी. सो हाउ मच एरिया इट इज? 20 into 3, 60 mm स्क्वायर से ये डिफेक्ट मीन्स डिफेक्ट साइज से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो जो हमने वर्टिकल स्केल पे 60% पे सेट किया है, इसका माने यहाँ पे जो फ्ला की साइज है उसका अगर हम पैच लेंगे तो दिस फ्ला साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 20 mm लॉन्ग एंड 3 mm वाइड. दैट मीन्स अराउंड 60 mm स्क्वायर. इस एरिया से हमने 60% माना है. दैट इज व्हाट इज द मीन बाय सेंसिटिविटी सेटिंग. नाउ अगर इसके ऊपर आएगा तो हम IMR बोलते हैं, नीचे आएगा तो OBS बोलते हैं. इसका माने हमारा एरिया ऑफ डिफेक्ट इज मोर देन 60 mm स्क्वायर और लेस देन 60 mm स्क्वायर. दैट इज हाउ वी आर टेलिंग इट इज IMR और OBS. तो ये ध्यान देने की बात है. ओके. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं एंड देन द USFD PWI विल कीप कंटिन्यूइंग द टेस्टिंग.
ना टेस्टिंग करते समय वो सेम चैनल रिकॉल करेगा। ये आपको इसलिए समझना है कि उससे जब बात करोगे ना तो आप बोलोगे भाई किस चैनल पे सेव किया, बताएगा साहब 2 नंबर पे है, या अगर वो कुछ भी बताएगा तो कंफ्यूजन होता है। तो अब नॉर्मल पे टेस्ट करते समय वेल्ड पे लगाएंगे और वहां पे हमारा यूएसएफडी ये प्रोब रख देंगे, 0 डिग्री प्रोब, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू दिस 0 डिग्री प्रोब वी विल एबल टू सी हाउ द डिफेक्ट इज अपेयरिंग, वेयर इट इज अपेयरिंग, थोड़ा सा मूव करेंगे और उसके बाद इसमें जो गेट है, गेट को वहां ला के देखेंगे व्हाट इज द हाइट। नाउ इफ एनी फ्लाई इको अपीयर्स, मैक्सिमम करेंगे एंड देन वी विल पुट द गेट ऑन इट। गेट आने के बाद नाउ हियर यू कैन सी द हाइट इज शोन एज 46। ये यहाँ पे 46 ये हाइट दिख रहा है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ओके, एंड डी इज 49.5। सो व्हाट डज इट मीन कि ये रेल हेड से, अगर इस कॉर्नर पे हम देखेंगे तो रेल के टॉप से ये लगभग 49.5 पे ये डिफेक्ट मिल रहा है, और ये जो इसका डिफेक्ट का साइज है वो 46% इसकी हाइट के, यानी 60% हाइट से कम हुआ है। ओके, तो ये दो चीज हमें यहाँ मिल जाती है कि इसकी क्या लोकेशन आ रही है, जिसका माने ये हेड में है, और दूसरा इसकी पीक हाइट 46% आ रही। दो दो डाटा हमें यहाँ जरूरी है। बेस्ड ऑन दीज टू डाटा, if defect in the head region having echo height 40% to 60%, then it will be classified as DFWO. Okay, defective weld under observation. And if it is more than 60%, then it will be classified as DFWR, that means it is to be replaced. उसके लिए क्या एक्शन लेना है बाद में देखेंगे, लेकिन ये चीज अभी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। एक वीडियो देखते हैं, शायद कुछ ज्यादा एप्रिशिएशन हो आपको। वीडियो भी प्ले होने में इट विल टेक इट्स ओन टाइम। लेट अस सी व्हाट इज कमिंग। नहीं प्ले हो रहा, देयर इज सम प्रॉब्लम। देखते हैं शायद ये मीडिया प्लेयर काम कर जाए। ओके, ठीक है, इसको बाद में दिखाएंगे आपको, अभी नहीं काम कर रहा है ये।
तो ये हमें ये क्लियर हो गया कि हेड रीजन में है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे. नाउ सेम थिंग इज फॉर द ओके. आपको मैं मैनुअल का प्रोविजन भी दिखा देता हूं. क्योंकि सारा चीज कवर नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा. मैनुअल अच्छा लिखा हुआ है ये. चैप्टर 8 में दिया है. ये चैप्टर 8 आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे. दिस इज प्रोसीजर फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डेड रेल जॉइंट्स. तो इसमें जो टेस्टिंग दिया है, एक तो SRT TRT वाली रेगुलर टेस्टिंग हो गई. उसके बाद ये पीरियोडिक टेस्टिंग ऑफ कंप्लीट वेल्ड बाय हैंड प्रोबिंग, ये वाली चीज अभी हम पढ़ रहे हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू नाउ. देन उसके बाद ये है कि जब हम नया वेल्ड बनाते हैं, ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं. प्रोसीजर सेम है, अंतर सिर्फ ये है कि इनिशियल एक्सेप्टेंस टेस्ट के बाद हम कोई भी डिफेक्टिव वेल्ड ट्रैक में नहीं छोड़ेंगे. वो IMR है या OBS है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है. अगर वो डिफेक्ट आ गया तो उसे निकाल देना है. दैट सिंपली मेक द डिफरेंस. ये सारी बातें हम कर चुके हैं. 0 डिग्री का कैलिब्रेशन हो गया, सेंसिटिविटी सेटिंग हो गई टेस्ट प्रोसीजर के बाद. अब इसमें ये डिफेक्ट के बारे में बता रहे हैं. क्या बताया है, फॉर एनी फ्लॉ सिग्नल ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल प्रोब फ्रॉम द हेड रीजन. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, हेड रीजन. हेड रीजन के बाद फ्लॉ सिग्नल 40% एंड अबव एंड अप टू 60%, ये तो DFWO हो गया. 60% से ज्यादा है वो DFWR हो गया. फिर एनी फ्लॉ सिग्नल ऑब्टेन बाय नॉर्मल प्रोब फ्रॉम वेब और फुट लोकेशन. इस केस में if the height of the flash signal is more than 20% and up to 40%, more than 20% up to 40%, then it will become DFWO. And flash signal height more than 40%, take, if it is more than 40%, then it will become DFWR. क्लियर हुआ ये चीज? सर आई हैव अ क्वेश्चन सर. हाँ बोलिए. नाम बताओ. नाम बताइए. सर अबूजर, रोल नंबर 5, अबूजर गफ्फारी. सर what is the rationale behind that? Because is it, can we say that since the sensitivity we set for the probe was using the hole in the head, that's why we are using 60% there and lower values here? Why are we classifying above 40% as replacing flaw in the foot? Okay. आपको बताया था कि जब एटीन्यूएशन होता है तो जितना बड़ा क्रिस्टल का साइज होगा, जितना बड़ा ग्रेन साइज, उतना ज्यादा एटीन्यूएशन होता है. तो वेल्ड की टेस्टिंग करते समय जो हम प्रोब का यूज करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम इसको 2 मेगाहर्ट्ज वाला प्रोब यूज कर लेते हैं. ठीक है, जबकि हम रेल टेस्टिंग में 4 मेगाहर्ट्ज ले रहे हैं. तो 2 मेगाहर्ट्ज प्रोब इसलिए लगा है कि इसमें इसका पेनिट्रेशन उससे कंपैरेटिवली ज्यादा है, या दूसरे शब्द में कहें इसमें एटीन्यूएशन कम होता है. तो इस वजह से, लेकिन
फिर भी ये जो है ऑलमोस्ट पूरे फुट के बॉटम तक या रेल के बॉटम तक नहीं पहुंच पाता है। तो कहने का माने ये है कि जो इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी है वो हेड रीजन में ज्यादा है, वेब में और फुट में वो कम हो जाती है। तो इस वजह से जो यहाँ पे दिया है कि फ्लैश सिग्नल जो उससे रिफ्लेक्ट होके आएगा किसी डिफेक्ट से, तो ऑलरेडी उसकी एनर्जी एटीन्यूएट हो चुकी है, तो वो जितना नीचे पोर्शन से एटीन्यूएट होके आएगा वो उतनी कम एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर उसको उतना ऊपर जाना है तो उसमें और एनर्जी लॉस होगा। तो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी वी आर कीपिंग दैट हाइट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट लेस फॉर द वेब एंड फुट रीजन। ओके सर, थैंक यू सर। प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई अगर उसने इसको ठीक से लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं किया और खाली पीक हाइट के बेसिस पे कर दिया तो वो आईएमआर को ओबीएस बता देता है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। फ्लॉ सिग्नल हाइट मोर देन 20% एंड अप टू 40% विल डीएफडब्ल्यूओ, यानी 40%। और उसमें क्या है, अगर 40 से 60 में है तो डीएफडब्ल्यूओ है, 40 के नीचे नॉन रिपोर्टेबल हो गया। तो अगर उसने हेड रीजन को फ्लॉ उसका वेब और फुट से आ रहा था, उसने उसको हेड का समझ के कर दिया तो वो नॉन रिपोर्टेबल हो जाएगा, जबकि वो ओबीएस फ्लॉ है। ठीक है, तो ये चीज यहां पे समझने की है। आइए आगे चलते हैं। अब इसके बाद 45 डिग्री प्रोब का इस्तेमाल होना है। 45 डिग्री प्रोब का इस्तेमाल कहाँ का करेंगे? इसके लिए थोड़ा सा सेंसिटिविटी बता दे रहे हैं आपको, ये कैलिब्रेशन और सेंसिटिविटी। तो कपलेंट रेल हेड से 200 mm अवे लगाएंगे फ्रॉम द वेल्ड सेंटर एंड अप टू 50 mm टुवर्ड्स द वेल्ड। प्लेस द प्रोब away from the weld center at 172 mm for 60 kg and 156 mm for 52 kg। ऐसा क्यों करते हैं हम? ये डिस्टेंस यहाँ पे क्यों स्पेसिफिक बताई जा रही है, जबकि हमें टेस्ट तो वेल्ड रीजन में करना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये रेल का हेड है और ये फुट का रीजन हुआ। दिस इज योर वेल्ड लोकेशन। कहते हैं कि वेल्ड लोकेशन से 150 से लेके 250 तक के बीच में आप जो है यहाँ पे तो वो कपलेंट लगाएंगे और इसको 172 या प्रोब को हम इस डिस्टेंस पे क्यों रखते हैं? वाई वी कीप प्रोब एट दिस डिस्टेंस? So because it will hit, if there is a half moon crack, then it will go to the bottom, the height of which is 172 for a 60 kg section. गुड गुड गुड। तो चूंकि ये 45 डिग्री पे यहां से वेव निकलेंगी, तो 45 डिग्री पे जो भी वेव हिट करेगी वो ये हाइट जो है रेल की और ये सेंटर से ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो इसीलिए इसको 72 या 156 या 172 के आसपास रखा जाता है। लेकिन इसमें और भी समझने की बात यह है कि यहाँ पे जो वेल्ड कॉलर का होगा वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो 5-10 mm यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे डिफेक्ट आएगा, इसको हाफ मून डिफेक्ट बोलेंगे। ये डिफेक्ट आया, इसको देखना है। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी होती है जो समझने की है कि ये यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके वेव जा सकती है, डिफेक्ट से भी जा सकती है और ये वेल्ड कॉलर से भी रिफ्लेक्ट होके जाएगी। इसका माने जो हमारा स्क्रीन है उसमें 170 उसमें हमें 170 के पास 2 पीक दिखाई देंगी।
बड़ी क्लोज दो पीक दिखाई देंगी, एक पीक तो हमारी डिफेक्ट से होगी है, दूसरी हमारी वेल्ड कॉलर से होगी। ठीक है, तो ये चीज हमें अच्छी तरह से समझना है और इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें वो पीक वेल्ड कॉलर से मिल रही है या डिफेक्ट से मिल रही है। इसीलिए जो आपने सैंपल देखा है इसमें रेल फुट में वेल्ड कॉलर के ऊपर ये बनाते हैं 5 mm ऊपर आएगा। इफ इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस रीजन, then what will happen, this defect peak will be closer to the origin compared to whatever you are getting from the weld collar. Am I clear? Yes. Yes, sir. Okay, good. इस तरह से प्रोब रखने के बाद then we will move it forward and backward and we'll notice the flop peak appearing from the socket जो उसमें हाफ मून या सेमी सर्कुलर सॉकेट दिया था, एंड उसके पीक को हम जो है 60% सेट कर देंगे। फिर उसको गेन सेटिंग सेव कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे टेस्टिंग का काम करेंगे। इसी चीज को ग्राफिकली यहाँ पे एनिमेशन में दिखाया गया है। ये कपलिंग लगा दिया गया। कपलिंग लगाने के बाद आपने उसमें प्रोब रखा, प्रोब रखने के बाद उसको मूव करेंगे एंड देन वी आर गेटिंग द रिफ्लेक्शंस फ्रॉम हाफ मून डिफेक्ट। एंड वॉट एवर इज द मैक्सिमम, उसको मैक्सिमाइज करेंगे मूविंग पीक को। और ये चीज इसमें एक साफ समझ में आएगी कि कॉलर इको जो है वो ओरिजिन से थोड़ा दूर भी होगी और चूंकि कॉलर का एरिया बड़ा है तो उसकी पीक हाइट भी बड़ी हो सकती है। उसको देख के फिर हमको जो जो क्या कहते हैं इसको, गेट लगाना है, गेट को बड़ी सावधानी से लगाना है। ये दोनों को कट करेगा तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए गेट को छोटा करके सावधानी से लगाना है कि वो फ्लाई इको को ही कट करे और उसके बाद उसको हम 60% पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद फिर हम उसे सेव करके फिर रिकॉल करके आगे चेक करेंगे। एक केस का जो इन्होंने सैंपल दिया, एग्जाम्पल दिया है, अप्रोक्सीमेटली 172 mm के आसपास रखा 60 kg के लिए, उसको 20 mm आगे पीछे 2-3 बार मूव किया, हमें ये पीक मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम उसको डिफेक्ट पीक के पास रख के चेक करेंगे कि उसकी हाइट और डिस्टेंस वगैरह क्या आ रहा है। हम इसी को दूसरे साइड से रिपीट जरूर करते हैं सो दैट वी इंश्योर इट कि कॉलर वाला तो नहीं है। दोनों साइड से ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस चेक किया। डिस्टेंस चेक करने के लिए ये लोकेशन आप ध्यान दीजिए जिसको बताया था इंडेक्स, प्रोब इंडेक्स। तो प्रोब इंडेक्स पे नापेंगे सेंटर से। क्या कहता है, इफ द हाइट ऑफ द फ्लाई को इज 20% और मोर देन द डिफेक्ट शैल बी क्लासिफाइड एट DFWR। इसमें सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाता है। हाफ मून डिफेक्ट के लिए सीधे सीधे DFWR होता है, इसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन वाला नहीं है। एंड दिस DFWR इफ इट इज पीक हाइट
इज मोर देन 20%, मोर देन और इक्वल टू 20% हो गया तो इट्स क्लियर हो गया, आपका ये डिफेक्टिव हो गया और इसको रिप्लेस करना है। ओके यस सर। यस सर। एनी क्वेश्चन? ओके but it is desirable to run the 45-degree probe from 120 mm from the far end hole to center of the weld from both sides. If any favorable defect is present in the weld, it can be detected. इसका कहने का ये कहना चाह रहा है कि थोड़ा और रेंज तक हम लेंथ में मूव कर लेंगे, इसके अलावा भी और कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं जो हम कैप्चर कर पाएं। अच्छा, अब इसमें but it is desirable to run the 45-degree probe from 120 mm from the far end. अगर यहाँ पे कहीं ये बोल्ट होल हैं तो हम बोल्ट होल को ध्यान में रखते हुए भी मूव करेंगे so that any favorable defect present can be detected. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बोल्ट होल की जो डेप्थ होती है ये अप्रोक्सीमेटली 80 mm के आसपास है रेल के टॉप से। तो अगर हम प्रोब को रखते हैं 172 mm के आसपास तो ये जो हमारा जाने में ये बोल्ट होल इंटरफियर करता है। तो if there is a bolt hole next to the near to the weld location, then it may interfere to the path of 45-degree probe and the what you say is half moon crack may not be detected. तो ये भी हमें ध्यान रखना है, अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे उसको करने का तरीका है साइड लुकिंग प्रोब से हम चेक करेंगे। Next is using 70-degree probe. 70-degree probe अगेन इसका इस्तेमाल दो जगह होता है, वेब इसके फुट पे भी होता है और हेड पे भी होगा। तो इसकी जो सेंसिटिविटी सेटिंग है, सॉरी जो इसका कैलिब्रेशन है, तो 70 डिग्री का नॉर्मल जैसे करते हैं वही हो गया। सेंसिटिविटी सेटिंग में थोड़ा सा अंतर है क्योंकि वो देख लेते हैं क्या है। अच्छा, अब ये जो है जो होल की लोकेशन है, इट इज हाउ मच 25 mm फ्रॉम टॉप। तो ये हमें इसकी डिस्टेंस क्या मिलनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं ना? यस ये 25 है, ये एंगल 20 का बनेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। लगभग ये 70-75 के आसपास आती है, इसी रेंज में आएगी ये, तो वो कैलकुलेट करके निकालेंगे। अगेन वी आर टारगेटिंग दिस होल और उसके बाद हम इसका पीक वगैरह देख के फिर ये डिसाइड कर देंगे कि मैक्सिमम हाइट वाला पीक लिया, उस पे गेट को रख देंगे और गेट रखने के बाद फिर उसको हम 60% पे सेट कर देते हैं। टेस्टिंग का तरीका भी वही सिंपल है। We will recall in which channel it has been saved, then put the probe. ये अब हम पूरे हेड के लिए देखेंगे, फुल हेड के लिए। तो फुल हेड की डेप्थ हमारी लगभग 55 mm होती है। तो 55 mm का माने ये डिस्टेंस जो जाएगी, यानी बोल्ट इसके सेंटर से, इट विल गो अप्रोक्सीमेटली 150 mm।
इसको हम फुल एरिया में लुब्रिकेट करेंगे और देन इट विल बी मूव टू फुल डिस्टेंस। $85 यहां पे रखा है इन्होंने एक पर्टिकुलर केस के लिए। और इसके बाद इन्हें जो पीक मिला है उसको मैक्सिमाइज कर लिया। मैक्सिमाइज करने के बाद इसकी सरफेस डिस्टेंस और इसकी हाइट वगैरह नोटिस किया है। तो सरफेस डिस्टेंस इसकी 65.47 आती है, इसकी डेप्थ 65, डेप्थ चेंज करनी चाहिए, कुछ गलत लिखा है ये, और इसकी हाइट 46% आ रही है। दिस डेप्थ इज नॉट करेक्ट। Now the notice the height of the fly echo. It is between 40% to 60%. 46% is between 40 to 60%. Then it will become DFWO. If it is more than 60%, then it will become DFWR. तो same criteria यहाँ पे भी है, 0 में और इसमें। एक additional criteria इसमें मिल जाता है। If bunch of moving signal of height more than 10% is seen, then it will be also classified as DFWR. तो वेल्ड में जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू रेल क्लासिफिकेशन। और ये भी आप कह सकते हैं कि वेल्ड चेकिंग की फ्रीक्वेंसी जो है वो रेल चेकिंग फ्रीक्वेंसी से कहीं कम है, यानी आप ज़्यादा समय अंतराल पे वेल्ड को चेक करते हैं। तो ये दोनों बात लॉजिकल है। आप स्ट्रिक्ट चेक कर रहे हैं तो समय अंतराल भी बढ़ा दे रहे हैं। Now next case is coming with respect to the foot. So we can take a quick break for 5 minutes. या जरूरत नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. 5 minutes. Okay, good. We can take a very quick break, and after that we'll further discuss.